दोस्तों नमस्कार। इस श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास और पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग के हैं? दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं और इसके कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर आता है। यानी वनस्पति जगत में विभिन्नता के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, यानी 15,000 फूलों की किस्में हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक और यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों, ये जो आंकड़ा है, ये भारत की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को प्रदर्शित कर रहा है कि भारत में प्राणी जगत, जीव जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत की कितनी अधिक विविध मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अक्षत वनस्पति इसलिए क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगता है तथा लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की कृषि जनित फसलें जैसे फल और बागान वनस्पति का भाग है, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। मानव द्वारा किया जाने वाला कृषि कार्य प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधों के बारे में आप जानते होंगे। ये विदेशों की उत्पत्ति के हैं, इसलिए इन्हें विदेशज कहा जाता है। दोस्तों, वनस्पति जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह से प्राणियों के बारे में जो है प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। वनस्पतियों और वन्य प्राणियों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इसके क्या कारण हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वनस्पति और प्राणी जगत में जो विविधता या विभिन्नता है, उनका पहला कारण है धरातल। धरातल की विविधता या धरातल के विविध आकार प्रकार के कारण जो है वनस्पतियों में और वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। धरातल में सबसे पहले हम भूभाग का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी का जो वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है और वनस्पतियों के प्रकार में विभिन्नता होती है विभिन्न प्रकार के भूभाग पर। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। उबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान होते हैं और यहाँ पर वन्य प्राणियों के रहने का आश्रय भी होता है। मृदा धरातल का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा या सॉइल पाई जाती है। मिट्टी अलग अलग होती है। ये विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां होती हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और पर्वतों की ढलान में जहां मृदा की परत गहरी है वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो धरातल के बाद दूसरा प्रमुख कारण है प्राणी जगत और वनस्पतियों की विभिन्नता का, वो है जलवायु। जलवायु के कुछ कारक होते हैं जैसे तापमान, वर्षा इत्यादि। तो दोस्तों, जो तापमान है वो वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों पर, प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करता है। यानी तापमान का प्रभाव वनस्पतियों के आकार प्रकार पर बहुत अधिक पड़ता है। यहाँ पर आइए देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। तो जो उष्ण वनस्पति खंड है, यहाँ पर तापमान जो है औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड से अधिक होता है और जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहाँ पर कोई पाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण क्षेत्र जो है, उपोष्ण वनस्पति, जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी का तापमान यहाँ पर 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और कभी कभी यहाँ पर पाला पड़ता है। शीतोष्ण वनस्पति जो है वहाँ पे औसत वार्षिक तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और शीतोष्ण जो वनस्पति खंड है वहाँ पे तापमान -1 डिग्री से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पड़ता है। यहाँ पे कभी पाला और कभी बर्फ पड़ती है। अल्पाइन वनस्पति खंड 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर होता है और जो जनवरी का औसत तापमान है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है या हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से वनस्पत खंड के तापमान की विशेषताएं आपने देखा। दोस्तों देखिए, पहला जो तापमान था, जलवायु में तापमान के अलावा जो दूसरा प्रमुख फैक्टर है वो है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के जो प्रकाश का समय होता है उस स्थान के अक्षांश से, समुद्र तल की ऊंचाई से, ऋतु पर निर्भर करता है। दोस्तों प्रकाश जब अधिक समय तक मिलता है तो वहाँ पर वृक्ष जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश के अलावा जो अगला प्रमुख कारक है जलवायु के अंतर्गत वो है वर्षण। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसका कि समय जून से सितंबर तक होता है, और पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे वन सघन रूप से पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती टाइप के वन पाए जाते हैं। दोस्तों पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? तो इसका कारण आप जान गए हैं कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखिए, वन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं, बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं और कच्चा माल प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनका दर्शनीय स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय भी मिलता है। तो वन मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है और कुछ अगम्य क्षेत्र यानी जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है उनको छोड़ दिया जाए, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग और मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भाग ऐसे हैं वहां पे मनुष्य का हस्तक्षेप है और प्राकृतिक वनस्पति जो है वो आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ISFR जो होती है देहरादून के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें 2011 के अनुसार जो वनों का कुल क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। अब दोस्तों इतने सब जानकारी के बाद यानी वनस्पतियों पर जलवायु का, तापमान का, वर्षा का, आर्द्रता का, धरातली विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद आइए जानते हैं वनस्पतियों के प्रकार। दोस्तों हमारे देश में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको यहाँ पर हम इस रूप में देख सकते हैं। देखिए, एक चार्ट के माध्यम से वनों का क्षेत्रफल, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14 है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है। तो हम देखेंगे ये जो मिजोरम स्टेट है यहाँ पे वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत 90% से भी अधिक पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप में 1% अधिक है, जो हमारे लक्षद्वीप में, अंडमान में, यानी ये हमारे यूनियन टेरेटरीज हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अंडमान निकोबार में, और राज्यों में देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 1% पाया जाता है। दोस्तों
हम पढ़ रहे थे वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार में जो हैं ये हम मुख्य रूप से 5 वनों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वनों के बारे में। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में दर्शाया गया है। 1.5 मीटर की ऊंचाई तक देखिए यहाँ पर घास फूस है, झाड़ी परत पाई जाती है 5 मीटर तक। नवीन वृक्ष जो हैं देखिए 20 मीटर तक। उसके बाद बितान परत पाई जाती है 40 मीटर तक और अधिकतम ऊंचाई उष्णकटिबंधीय वनों की 60 मीटर तक होती है। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। ये वन जो हैं पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भाग, तमिलनाडु के तटों तक सीमित हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष जो हैं 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये सदाबहारी वन लगते हैं और लगातार यानी साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं इसमें आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना पाए जाते हैं। दोस्तों इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए भारत के प्राकृतिक वनस्पति को रेखा चित्र के रूप से दिखाया गया है। जो डार्क ग्रीन क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र हो गया, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र और ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय। फिर उससे जो हल्का हरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा एरिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद पर्वतीय वनों का विस्तार है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश आदि में, सिक्किम में, तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखिए मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पीले कलर में उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये है मानचित्र को देख के आप ये जान सकते हैं कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों पाया जाता है। इसका कारण भी आप बता सकते हैं। जहां पर वर्षा अधिक है, वर्षा अधिक पाई जाती है होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और बीच के मध्यवर्ती भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या आर्द्रवन होते हैं, इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वनों के बाद आइए जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताओं के बारे में। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसलिए ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और दोस्तों इन वनों में सागौन जो है, बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं और विस्तृत क्षेत्रों में पाया सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग के लिए साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दर्शाया गया है। दोस्तों मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो जानवर पाए जाते हैं, सिंह, शेर, सूअर, हिरन और हाथी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
इसके बाद आइए जानते हैं कटीले वन और झाड़ियों के बारे में। जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियां पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, इन वनों के पौधों में अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं। इनकी जड़ी लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। दोस्तों, शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, कटीले वन और झाड़ियां कैकट्स हैं और इन पौधों की पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम से कम जल का हानि हो। दोस्तों, कटीले वन और झाड़ियों में मुख्य रूप से चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियों के बाद आइए जानते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। दोस्तों, पर्वतीय वन जो है तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा प्रदेश की ओर जाने पर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये ऊंचाई के साथ पर्वतीय वनों के प्रकार आपको दिखाए गए हैं। दोस्तों, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। वहीं 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पतियों में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। और इनका मुख्य उपयोग जो है गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। और अधिक ऊंचाई वाले भाग में मांस, लीचेन घास और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स और कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप अब पर्वतीय वनों के बाद एक विशेष प्रकार के वन मैंग्रोव वनों के बारे में जानते हैं। ये वनस्पति समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ये देखिए, मैंग्रोव वनों का उदाहरण दिया गया है चित्र के माध्यम से। दोस्तों, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति हैं। इसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताल, केवड़ा और एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर पाए जाने वाले इन्हीं सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। दोस्तों, ये जो डेल्टाई क्षेत्र हैं यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप इन जंगलों में मिलते हैं। दोस्तों, यदि एक प्रश्न पे आपसे विचार करने के लिए कह रहा है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, वनस्पति और जानवर यदि धरती से विलुप्त हो जाएंगे तो मनुष्य का जीवन भी नहीं रह सकता है, क्योंकि वनस्पतियों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वो छोड़ी गई, मानव द्वारा निःसृत की गई या जीव जंतुओं द्वारा निःसृत की गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु हैं वो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं।
और हमारे अनुकूलन और जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों वन्य प्राणियों के बारे में। वनस्पतियों की भांति भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ पर जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं और देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों दुनिया का ये 13% है। यहाँ पर मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के में पाई जाने वाली प्रजातियों का 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं तो असम, कर्नाटक और केरल राज्यों तथा उष्ण आर्द्र वनों में हाथी पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में जंगली गधा और ऊंट रहते हैं, यानी कच्छ के रण में जंगली गधा और थार के मरुस्थल में ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग यानी जिसको कि गैजल कहा जाता है और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों एक अधिनियम है, भारत में वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत इस नियम या इस कानून के द्वारा वन्य जीवों के सुरक्षित या उनके संरक्षण तथा अवैध शिकार पर रोक लगाई गई है। दोस्तों भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास कहाँ पर है तो दोस्तों भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर जंगल में है। इसके अलावा बाघ जो है मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ है और ये प्रमुख शिकारी जानवर है। दोस्तों हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। ये अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है। इसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा, भारल यानी नीली भेड़, जंगली भेड़ और कियांग जो कि तिब्बती जंगली गधा है यहाँ पाए जाते हैं और कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदी, झील और समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिध है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। दोस्तों भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है और दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत से जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर की उपयोगिता हमारे लिए बोझ ढोने, कृषि कार्य करने, यातायात के साधन के रूप में है और इनसे हमें मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है और अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है और बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। दोस्तों हानिकारक कीड़ों पर ये जैविक नियंत्रण रखने का कार्य भी करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। जैसा पहले बताया गया है, मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप जातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। वन्य जातियों के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। देश में ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्थाएं भी इन जीवों के संरक्षण के प्रयास में जुटी हुई हैं। विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी इसी दिशा में एक प्रयास है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन महत्वपूर्ण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इन कदमों में देखिए क्या क्या है कि 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक,
ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। इसके अलावा देखिए सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। और 103 नेशनल पार्क भारत में, 535 वन्य प्राणी उभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त किया जाए। यहाँ पर देखिए जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र में शामिल भारत में सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानकमार, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट, शेषाचलम की पहाड़ियाँ और पन्ना जो है ये आरक्षित क्षेत्र हैं जो जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? तो दोस्तों, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में यहाँ पर साइबेरियन सारस बहुत मात्रा में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल रंग की कलगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं और देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से ये भी एक हैं। ये हमारी कीमती धरोहर हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक मानचित्र के माध्यम से वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभय वन और नेशनल पार्क को दिखाया गया है। देखिए ये दाचीगाम नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क इस समय उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य वाराणसी में स्थित है, राजगीर नेशनल पार्क, इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, केवला देवघाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सभी, काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ असम में है, मानस नेशनल पार्क, ये सभी प्रमुख जो है नेशनल पार्क हैं। और यहाँ पर देखिए रंगातीडू, बेदाथंगल और इसके अलावा जो ये सभी मुख्य पक्षी अभय वन बनाए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको कुछ औषधि पादपों के बारे में जानकारी दी गई है। भारत प्राचीन समय में अपने मसालों और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें से 52 पौधे अत्यधिक संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों के विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं, जैसे सर्पगंधा। दोस्तों, सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में पाया जाता है। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचक शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जामुन के बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह या डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन के ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान दर्द के इलाज में सहायता करता है और रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। और बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं और इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम एक जैव और जीवाणु प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। तुलसी का पौधा जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है और कचनार जो है फोड़ा यानी अल्सर और दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार के पादप औषधियाँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्रीय स्तर पर भी होती हैं और बड़े स्तर पर भी इनका प्रयोग होता है और अनेक प्रकार की व्याधियों और बीमारियों में इनका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का जिस तरह से विनाश हो रहा है, इसके कारण औषधि पादपों के विनाश का खतरा भी बढ़ गया है। हमें इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये जो अध्याय था इसमें हमने भारत में पाए जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में भी इस अध्याय में जाना। तो दोस्तों, अध्याय में जो दी गई जानकारी है वो आपको वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।